Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we are going to discuss our next topic that is about drug absorption. सबसे पहले ड्रग एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं। आपको पता है कि आप सबसे पहले ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, यानी आप कोई भी रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आईवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंट्रामस्कुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ओरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सबलिंगुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी रूट जो आप इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ड्रग का उस जगह से गुज़र कर ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी ब्लड के अंदर पहुंचने का जो अमल है दैट इज़ कॉल्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन। यानी सिंपली आप कह सकते हैं absorption is the transfer of a drug from its site of administration to the bloodstream. So this is the definition of drug absorption, यानी कि ड्रग का जिस जगह से आपने ड्रग को एडमिनिस्टर किया है उस जगह से ड्रग का आपके ब्लड तक जाने का जो प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब एक ये डेफिनेशन तो आपकी बुक के अंदर मेंशन की हुई है, ठीक है जी। इसके अलावा जो पॉइंट मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन वो पॉइंट्स आपके वाइवा के लिहाज से, आपके एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन पॉइंट्स को पहले आप अपनी बुक के अंदर जो है वो मेंशन कर लेंगे, ठीक है जी। अब सवाल आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि हमें बताएं कि वो कौन सी ड्रग की प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर ड्रग बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। तो एक वेल एब्जॉर्ब ड्रग वो होती है जिसके अंदर 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। यानी कि हम इसको सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने ड्रग को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है तो उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ मौजूद होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करती हूँ। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है जनाब, ड्रग आपकी लिपोफिलिक होनी चाहिए। लिपोफिलिक का मतलब आपको पता है कि ये लिपिड लवर या लिपिड सॉल्यूबल होनी चाहिए, ठीक है जी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ड्रग जो है वो अनआयोनाइज्ड होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है कि आपकी ड्रग जो है वो नॉन पोलर होनी चाहिए। ये तीनों बातें आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई भी केमिकल जो कि लिपोफिलिक होगा, जो भी चीज़ लिपिड्स के अंदर सॉल्यूबल होगी वो हमेशा अनआयोनाइज्ड होगी, यानी कि उसके आयंस नहीं बनते होंगे, वो मॉलिक्यूलर शक्ल में कंबाइंड फॉर्म में रहना पसंद करेगी। सेकंड उसकी प्रॉपर्टी है कि वो नॉन पोलर होगी, यानी कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स नहीं बनाएगी, बल्कि वो सिंपल कंपाउंड की फॉर्म में रहना पसंद करती है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपने याद कर लेनी है कि अगर ड्रग इस शक्ल में होगी तभी वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी। आपसे एमसीक्यू में वो तीनों ऑप्शंस देगा, आखिर में वो ऑप्शन देगा ऑल, तो आपने लिखना है ऑल, यानी अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होंगी तो ही ड्रग बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। अब इसका जो अपोजिट होता है वो होता है कि अब क्योंकि आपने दवाई खाई है, दवाई बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद अपना सारा काम करेगी और सारा काम करने के बाद उसने बॉडी से एलिमिनेट भी होना है, एक्सक्रीट भी होना है, ठीक है। तो ड्रग किस शक्ल में बॉडी से एक्सक्रीट होगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो 3 खसूसियात हैं ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं ड्रग को। लेकिन अगर आपने ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करवाना है तो कभी भी ड्रग लिपोफिलिक फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगी, कभी भी ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगी, कभी भी ड्रग नॉन पोलर फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगी। सो ड्रग की एलिमिनेशन के लिए आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए। पहली प्रॉपर्टी जो आपको चाहिए वो है कि आपकी ड्रग जो है वो हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए। हाइड्रोफिलिक से मुराद है कि वो वाटर सॉल्यूबल होनी चाहिए। वाटर सॉल्यूबल होगी तभी फीसिस के ज़रिए से और यूरिन के ज़रिए से आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगी।
दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ड्रग जो है वो आयोनाइज्ड होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है कि आपकी जो ड्रग है वो पोलर होनी चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि ड्रग को एलिमिनेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप अपनी बुक के ऊपर मेंशन करेंगे कि अगर ड्रग की एब्जॉर्प्शन करनी है तो कौन सी 3 प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, और अगर ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट कराना है तो ड्रग को किस शक्ल के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा तो वो बॉडी से खारिज होगी, अदरवाइज़ वो खारिज नहीं होगी। अगर हमसे पूछा जाए कि एक दवाई है वो नॉन पोलर हालत में है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, तो आप बताएं कि क्या वो बॉडी से खारिज हो जाएगी? तो आपका आंसर होगा जी नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी से खारिज होने के लिए ड्रग को अनआयोनाइज्ड नहीं बल्कि आयोनाइज्ड होना चाहिए, नॉन पोलर नहीं बल्कि पोलर होना चाहिए। इस शक्ल में ड्रग जब कन्वर्ट होगी तो ही बॉडी से एलिमिनेट होगी, और ये तमाम का तमाम काम आपकी बॉडी करती है, आपकी बॉडी के एंजाइम्स करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हैं वो ये सारा काम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी। हम कर रहे थे कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या होती है। Absorption is the transfer of a drug from its site of administration to the bloodstream, यानी जिस जगह से आपने ड्रग को अप्लाई किया है उस जगह से आपकी ड्रग का ब्लड तक पहुंचने का जो अमल है डेट इज़ कॉल्ड ड्रग की एब्जॉर्प्शन। पूछा जा सकता है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, तो हमारा आंसर होगा ब्लड के अंदर। द रेट ऑफ एफिशिएंसी मीन काम करने की सलाहियत, बेहतर काम करने की सलाहियत, ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी कितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन हुई है, ये सलाहियत डिपेंड करती है ऑन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप जिस रूट से ड्रग को अप्लाई करेंगे वो रूट आपको बताएगा कि ड्रग कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी या देर से एब्जॉर्ब होगी। जैसा कि अगर आप ओरल रूट इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि पूरी की पूरी ड्रग को जीआईटी से गुजरना पड़ता है, लिहाजा एब्जॉर्प्शन देर से होती है। लेकिन अगर आप आईवी रूट इस्तेमाल करते हैं या आप पेरेंट्रल रूट इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में क्योंकि आपकी ड्रग को जीआईटी से नहीं गुजरना पड़ता, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट का सामना नहीं करना पड़ता, एंजाइम्स उसकी तोड़ फोड़ नहीं करते, तो लिहाजा डायरेक्ट ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर पहुंच जाती है। इसलिए ये लाइन मेंशन की गई है कि आप कौन से रूट से ड्रग लगा रहे हैं, ये चीज़ ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। फॉर द आईवी डिलीवरी, अगर आप कोई ड्रग आईवी अप्लाई कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन इज़ कम्प्लीट, एब्जॉर्प्शन जो है वो 100% होती है क्योंकि रास्ते में कोई भी चीज़ ड्रग की तोड़ फोड़ नहीं कर रही। That is the total dose of drug reaches the systemic circulation। इससे मुराद है कि जब आप आईवी ड्रग लगा रहे हैं या पेरेंट्रल ड्रग लगा रहे हैं तो क्योंकि रास्ते में कोई भी एंजाइम, कोई भी जीआईटी ट्रैक, कोई भी लीवर उसको तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, तो जितनी डोज आपने पेशेंट के अंदर अप्लाई की थी सारी की सारी डोज फौरी तौर पर आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाएगी। यहाँ पे अब एमसीक्यू क्या बनता है, यहाँ पे आपका एमसीक्यू बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रूट जो है उससे रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, तो आपका ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा कि पेरेंट्रल रूट, क्योंकि पेरेंट्रल रूट के ज़रिए से ड्रग फौरी तौर पर आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाती है और टोटल मिकदार जितनी भी आपने डोज लगाई है वो सारी की सारी आपकी रूट तक, आपके ब्लड तक पहुंच जाती है। तो दूसरा आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन सा रूट जो है वो 100% ड्रग को आपके ब्लड के अंदर भेजता है, तो आपका ऑप्शन होगा इन पेरेंट्रल रूट। ठीक है जी। फिर आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक। के जीआईटी क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, कहाँ से शुरू होता है, आपके मुंह से शुरू होता है और आपकी छोटी आंत के ऊपर जाकर या बड़ी आंत के ऊपर जाके ख़त्म होता है। Depending on their chemical properties, drug may be absorbed from the GIT tract by either the passive diffusion or the active transport। जब आप ड्रग को मुंह के ज़रिए से खाते हैं, ओरली आप ड्रग को इनटेक करते हैं, तो ड्रग दो तरह से बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्ब होती है। एक होता है पैसिव डिफ्यूजन, एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन। इनको आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन भी कह सकते हैं और पैसिव डिफ्यूजन भी कह सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसे जब भी आप किसी भी चीज़ को डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा उसको आप दरमियान में लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव डिफ्यूजन वर्सेस पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव डिफ्यूजन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुराद है कि जब ड्रग कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, डेट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन to higher concentration is called active transport। इसको अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं लोअर से, एरो का निशान किसकी तरफ है, हायर की तरफ। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक समंदर है और एक नहर है। समंदर में पानी की मिकदार या पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और नहर में पानी की मिकदार या पानी की कंसंट्रेशन कम है। सो अगर पानी नहर से समंदर के अंदर जा रहा है तो इससे मुराद है कि पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। सो दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपने किसी चीज़ को नहर से समंदर की तरफ पानी लेकर जाना है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा हाई फ़्लो से कम फ़्लो की तरफ पानी इजीली बह सकता है, लेकिन कम फ़्लो से हाई फ़्लो की तरफ अगर आपको पानी को बहाना है तो आपको कोई मशीनरी लगानी पड़ेगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, किसी पाइप का इंतज़ाम करना पड़ेगा, यानी एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। सो सेम केस आपकी मेडिसिन के साथ होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है और इसके दौरान एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, आपको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। इसका जो ऑपोजिट होता है दैट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हायर concentration to lower concentration is called passive transport। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हायर से आपको लोअर की तरफ जाना है, यानी अगर आपने पानी का बहाव समंदर से नहर की तरफ करना है दैट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इस मकसद के लिए आपको एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको एनर्जी भी नहीं चाहिए होती। सो ये दो डेफिनेशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, आपसे ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है, किस प्रोसेस के दौरान एनर्जी लगानी पड़ती है और किस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती। तो इसमें से आपके 2 से 3 एमसीक्यूज़ आराम से जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके दो और तरीके होते हैं ड्रग को एब्जॉर्ब करने के, उनको आप कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सेकंड जो आपका मेथड है डेट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी, एक होता है एंडोसाइटोसिस, दूसरा जो प्रोसेस है डेट इज एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है एंटर करना। ठीक है जी, एंडो को हम कह सकते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह करते हैं एंडो और साइटोसिस। एंडो मीन एंटर करना या एंगल्फ करना। एंगल्फ का मतलब होता है हड़प जाना, खा जाना, इनटेक कर लेना, अपने अंदर ले लेना। ठीक है,
साइटोसिस मीन सेल, ठीक है। आपको पता है कि ये सेल है और सेल के बाहर एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अब आपसे कहा जाए कि सेल इस सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस हो रही है। एंडोसाइटोसिस से मुराद है कि ये आपकी ड्रग है, ये इसको हम कह देते हैं जनाब दिस इज़ अ ड्रग मॉलिक्यूल। अब ये ड्रग एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से सेल के अंदर कैसे जाएगी? एंडोसाइटोसिस में आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम नीचे ड्रॉ करते हैं, मैं छोटा बना देती हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला सेल है और ये इसकी मेम्ब्रेन है। एंडोसाइटोसिस के दौरान आपकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करती है, यानी अंदर की तरफ पंक्चर हो जाती है और इस ड्रग को यहाँ से आपके सेल के अंदर ले आती है। सो दिस इज़ द एंडोसाइटोसिस। इसको अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व एंगल्फमेंट ऑफ अ ड्रग। एंगल्फमेंट का मतलब होता है अंदर ले जाना, हड़प कर जाना, खा जाना। इसने एंडोसाइटोसिस में क्या किया है कि आपके जो सेल है उसने ड्रग को एंगल्फ कर लिया है बाय द सेल मेम्ब्रेन। किसके ज़रिए से? अपनी सेल मेम्ब्रेन को तब्दील करके, उसका शक्ल चेंज करके ड्रग को सेल के अंदर तक लेके आने का जो प्रोसेस है डैट इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ये डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर मेंशन की हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन मेंशन नहीं कर रही, ठीक है। दोबारा बताती हूँ कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस का से मुराद है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन अपनी शक्ल तब्दील करके ड्रग को सेल के अंदर तक जब लेकर आती है तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब इस प्रोसेस के ज़रिए से आपकी जो ड्रग है वो सेल के अंदर आ गई। अब इस ड्रग ने सेल के अंदर जो भी काम करना था, जो भी एक्शन करना था, आपकी बीमारी को ठीक करना था, ठीक कर दिया। इसके बाद ड्रग ने सेल से रिलीज़ भी होना है ताकि वो आपकी बॉडी से निकल सके। उसके लिए जो प्रोसेस ड्रग इस्तेमाल करती है डैट इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन रिमूव करना, साइटोसिस मीन सेल। अब ये जो ड्रग अपनी मेम्ब्रेन को चेंज करके आपके बॉडी के अंदर पहुंच गई है, ये इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेल के अंदर है। अब हमने एक्सोसाइटोसिस कैसे करनी है? एक्सोसाइटोसिस में यही सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगी और जो ये ड्रग आपकी पहले यहाँ थी, ये ड्रग अब यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से सेल के बाहर जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सो मीन रिमूव करना, सेल के अंदर से ड्रग का बाहर रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन ड्रग का सेल के अंदर मूव करना विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इस पूरे प्रोसेस के अंदर या इन दोनों प्रोसेस के अंदर सेल मेम्ब्रेन का रोल है। एक केस में मेम्ब्रेन ड्रग को अंदर लेकर आ रही है डैट इज़ एंडोसाइटोसिस। एक केस में मेम्ब्रेन आपके ड्रग को सेल से बाहर लेकर जा रही है, दिस इज़ अ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। सो ड्रग की एब्जॉर्प्शन इन 4 तरीक़ों से होती है। यानी ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए हमने पढ़ा कि डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि वो ड्रग किस शक्ल में होगी तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी, उसकी हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि ड्रग किस फॉर्म में होगी तो बॉडी से एलिमिनेट होगी, उसकी हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि वो कौन से 4 मेथड हैं जिसके ज़रिए से ड्रग बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो मेथड है वो है एंडोसाइटोसिस और चौथा जो मेथड है डैट इज़
एक्सोसाइटोसिस। तो ये 4 ऐसे मेथड हैं जिसके ज़रिए से ड्रग बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। अब ये ड्रग के ऊपर और ड्रग की केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ड्रग को एब्जॉर्ब करवाना चाहती है। ठीक है जी। इससे रिलेटेड कोई भी मसला है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।